और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर एक साथ काम नहीं कर सकता, एक पद पर रहना ज्यादा उचित है, ऐसा गहलोत ने कहा। मेरी इच्छा है मैं किसी पद पर ना रहूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पद या बिना पद के भी काम कर सकता हूं। तो अपने आप में राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं, यानी कि साफ तौर पर अगर इस बयान को डिकोड किया जाए तो यह समझा जा सकता है कि अब अशोक गहलोत अध्यक्ष का पद संभालने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इशारों में कहा कि एक पद पर रहना ज्यादा उचित है, वो 2 पद एक साथ नहीं संभाल सकते। इतिहास में भी कभी कोई सीएम किसी पार्टी का जो है वो अध्यक्ष नहीं रहा। राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां प्रस्ताव पास कर रही है कि भाई आपको कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, इसके मायने होते हैं जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है तब भी अधिकांश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। राजस्थान में भी प्रस्ताव पास, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी खड़े हैं दोतासा जी, कि सब दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्योंकि आज जो हालात है देश के अंदर वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, डेमोक्रेसी खुद खतरे के अंदर है। ऐसे वक्त में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है और वो कांग्रेस ही हो सकता है। इस सब की इच्छा है राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, इसलिए हम रिक्वेस्ट करना है अंतिम तौर से, क्योंकि फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आके फॉर्म भरें और अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर। Actually, is there any issue for the new Rajya Sabha, sir? Actually, is there any issue for the dual post on Congress? 2 पोस्ट पे 2 पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है, बनता है, वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो 2 पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। पर इसमें कोई बाहर नहीं है, जो कि अभी मीडिया में आ रहा है, उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है इसके अंदर। 1 मैन 1 पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई बनता है तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट पे रहना ज़्यादा उचित है। हालांकि मैंने तो ये कहा कि मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। मैं लगातार 40 साल तक केंद्रीय मंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी का महामंत्री और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरे लिए बगैर पद भी मैं तो राहुल गांधी जी के साथ में यात्रा में शामिल हो जाऊँ। जो हालात देश में उसमें हम लोग पब्लिक का आह्वान करें, सबको आना पड़ेगा घर के बाहर। और जो ध्रुवीकरण वाला देश के अंदर माहौल बन रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिवाइड हो रहा है कंट्री, धर्म के नाम पर डिवाइड हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो उस काम में लगना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मुझे सब कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए मेरा फर्ज बनता है जो पार्टी हुक्म देगी मुझे, पद पे या बिना पद पे, वो मैं काम करूँगा। ये मेरा स्टैंड है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए, और साफ तौर पर अगर इसे समझा जाए तो इन्होंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष 2 पदों पर काम नहीं कर सकता। रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रवि, बहुत साफ शब्दों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आगे होने वाला है उसके बारे में बता दिया। तो रवि, ये कहा जा सकता है कि जो असमंजस था या जितने जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब मुख्यमंत्री दे चुके हैं, वही अध्यक्ष होंगे और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अध्यक्ष पद संभालने के बाद में। रवि, देखिए, आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोच्चि में, और वहां भी उन्होंने ये स्पष्ट किया है एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत था, जो उदयपुर डिक्लेरेशन है, वो लागू होगा। दूसरी जो सबसे अहम चीज है, जिस तरह से अशोक गहलोत का बयान आया और अशोक गहलोत की तरफ से
भी ये स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो सकता है। कुछ देर पहले जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की थी और उस दौरान भी इस बात को दोहराया। तो ये माना जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो उन्हें राजस्थान की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अभी जो हालात बन रहे हैं, हालांकि ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि जब चुनाव को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो चुनाव में चुने जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ऐसे में एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है, जो डिक्लेरेशन उदयपुर में हुआ था, जो चिंतन शिविर, उसको लागू किया जा सकता है। अभी के हालात को अभी कह सकते हैं कि अभी ये तस्वीर साफ होने वाली है देर शाम तक कि कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत कोचिन गए हुए, वहां वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। वो कल दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो कोचिन जा रहे हैं और वहां पे राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े। जी रवि, लेकिन राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी की जो कांग्रेस में वरिष्ठ नेता है वो भी कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पर राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है कोची जा रहे हैं, मिलेंगे एर्नाकुलम के अंदर राहुल गांधी से, ये सिर्फ औपचारिकता बची है, तय सब कुछ हो चुका है, कहने के लिए कहा जा रहा है कि वो जाकर उनको मनाएंगे। हो सकता है बातचीत दूसरी हो, अध्यक्ष पद को लेकर या मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा इसको लेकर बातचीत हो। जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि राजस्थान के मसले पर भी चर्चा करे कि अगर वो दिल्ली आते हैं तो ऐसे में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी के हालात में हालांकि जिस तरह से प्रस्ताव पास किए गए थे, तमाम राज्य हैं, सभी राज्य इकाई की तरफ से प्रस्ताव पास किए गए थे और कहा गया था कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनना चाहिए और उनकी ये मांग है। उस प्रस्ताव को एक तरह से कह सकते हैं कि ठुकरा दिया गया है। हालांकि कोशिश जरूर कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अशोक गहलोत की तरफ से बयान भी आ रहा था और उन्होंने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े और वो अध्यक्ष बने। लेकिन अभी के जो हालात है, जिस तरह के संकेत दिए हैं राहुल गांधी की तरफ से, उससे ये माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर दो व्यक्ति दिख रहे हैं, एक अशोक गहलोत हैं और एक शशि थरूर हैं, जिन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और 2 दिन पहले ही वो कांग्रेस की जो सी है, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण है के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात कर चुके हैं। तो एक संकेत जरूर मिले हैं। तो विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते तो ऐसे में अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए होगा। जी रवि, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की बड़ी रेड। टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है। 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई। 100 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, कई हिरासत में हैं। राजस्थान से एनआईए ने 3 को गिरफ्तार किया है, उदयपुर से 2 और 12 से 1 संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। पीएफआई मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। एनएसए समेत कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तो आज देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की ज्वाइंट ऑपरेशन में छापेमारी की गई। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 10 से ज्यादा राज्यों में अलग अलग जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापे। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एनआईए के छापे की ये 10 तस्वीरें। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, इंदौर, पूर्णिया, जयपुर। प्रदेश में भी यानी कि राजस्थान में भी 3 से 4 जगहों पर ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस समय साउथ से लेकर नॉर्थ तक 10 से ज्यादा राज्यों के अंदर एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। और ये 4 तस्वीरें प्रदेश राजस्थान से, उदयपुर, बारां, जयपुर और कोटा। ये 4 तस्वीरें प्रदेश में जहां पर अलग अलग जगह एनआईए और ईडी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। उदयपुर से 2 और 12 से 1 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जबकि कोटा में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ जारी है। हालांकि इतने बड़े ऑपरेशन को लेकर एनआईए ने फिलहाल किसी तरह की कोई पुष्टि या प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ हुई और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तमाम अधिकारी अंदर में मौजूद हैं और जिसमें कि केंद्रीय गृह सचिव और इसके साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कई जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से आज PFI संस्था से संबंधित सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें कि जिस तरह से आज तकरीबन 10 राज्यों के 106 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो ये मसला बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से PFI संस्था की बात करें, जिस तरह से कई राज्यों में PFI संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो एक कहा जा रहा था पिछले कई सालों से संदिग्ध कार्रवाई चल रही थी और जिस तरह से बाकायदा उन तमाम संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम देखते हुए ही कि आज उन 10 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर, पूरे जो ऑपरेशन है, जिस तरह से बाकायदा NIA और ED के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो इस पूरे ऑपरेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक मॉनिटर किया जा रहा है और उचित दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो उसी का तकाजा है कि आज देख सकते हैं कि उस बैठक को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा आने वाले वक्त में इस मामले पर कई और भी खुलासे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और ये बड़ी खबर नागौर से। खीमसर ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आरोपी के खिलाफ 15 दिन पहले दर्ज हुआ था केस। एक व्यक्ति हत्या की कोशिश का ये मामला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। कल रात आरोपी ने गाड़ी चढ़ाकर 3 लोगों की हत्या की थी। आरोपी मगाराम गिरफ्तार कर लिया जाता तो 3 लोगों की जान बच जाती। खीमसर पुलिस की कार्यप्रणाली थी अब सवालों के घेरे में। तो ट्रिपल मर्डर में खीमसर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। 3 लोगों की जान चली गई। इससे पुलिस के काम करने के तरीके पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ट्रिपल मर्डर में खुलासा कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ 15 दिन पहले ही केस दर्ज किया जा चुका था। एक व्यक्ति की हत्या कोशिश का पहले ही मामला सामने आ चुका था। मेरा पिताजी साजन राम है। वह काम से घर आवता रात्रि 10 बजे 6 तारीख शाम रा कैंपर में भची ठोक सुखराम, मेघाराम और श्यामलाल, राहुल राम, बुरा राम और पूरन राम, नैना राम 3-4 और अन्य वह जो कैंपर में भची ठोक नीचे गिरा दिया। फिर बहादुर महीने शरीयों है जो हाथ पैर तोड़ दिया, एक सिर में लगा दी। कितना तारीख घटना? कुर्ची 6 तारीख रात की 10:30 बजे मेरे साथ मारपीट हुई। बुल्लेरा कैंपर से टक्कर मारी सुखराम राम और मारपीट करने वाले पप्पू राम, मेघा राम, श्यामलाल और मेरे साथ मारपीट करी। और एक बुल्लेरो पिकअप गाड़ी थी, 2 मोटरसाइकिलें थी और पूरन राम था और 2-4 अन्य लोग थे और मेरे साथ में ये घटना करके। और उसी गाँव में एक जैलो गाड़ी से 4 लोगों को चल दिया गया है, जिसमें 2 की मौके पे और 1 की बाद में बढ़ती हुई संबंध में हमने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तारी किया जाए। खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां अज्ञात लोगों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कार के शीशे तोड़कर जमकर उत्पात मचाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के लालबाग क्षेत्र में कार और बाइक सवार 7 बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट की और उसका अपहरण कर लिया। बदमाशों ने युवक से मारपीट कर उसकी जेब में रखे 13,800 रुपए लूट लिए। बाद में उसे लालबाग चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद कर्मचारी गुलशन ने घायल कर्मचारी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
कारोबारी ने देर शाम नाथद्वारा थाने पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने नाथद्वारा निवासी हितेश उपाध्याय, मनोज दमानी, रासमन निवासी तौसीफ और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब बात बेखौफ बदमाशों की। इन बदमाशों ने 3 जगह लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहली तस्वीर अजमेर के कोतवाली थाना इलाके की है, जहां मकान में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उद्योगपति अनिल जिंदल के यहां लाखों की लूट की वारदात की। दूसरी तस्वीर भरतपुर की, जहां नगर कस्बे में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बीती रात लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तीसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की है, जहां सारसोप कस्बे में देर रात चोरों ने एटीएम उखाड़ लिया। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित एक मकान में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उद्योगपति अनिल जिंदल के यहां लाखों की लूट की। जिंदल की बेटी खुशी ने बताया कि वो अपने पिता के साथ बाहर गई थी, घर को लॉक करके गई थी। घर पर उनकी दादी गुणवंती के साथ ही नौकर कृष्णा भी था। 2-3 हफ्ते पहले इस नौकर को रखा गया था। लौटकर जब वो घर आए तो 3 लोग भागते हुए नजर आए, लेकिन उनका नौकर घर पर नहीं मिला। घर में तोड़फोड़ की गई थी, सामान और अलमारी भी बिखरी हुई थी। आरोपियों ने जिंदल की बुजुर्ग मां गुणवंती देवी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनिल जिंदल जी का मकान है, इसमें खड़ी कर यहाँ पर उस समय पे अनिल जिंदल जी की माता जी और घरेलू नौकर था। उनकी बेटी है खुशी, वो अपने पापा अनिल जिंदल जी को छोड़ने कोर्टयार्ड तक गई थी और घर पे पीछे नौकर को छोड़ के गई थी। उसने खाना खिलाया पहले, और इसके बाद जब वापस आई है तब लड़के हैं जो लोग 3 लड़के भागते हुए नजर आए हैं। उनमें से एक घरेलू नौकर है इनका, जो 1 महीने से करीब से रखा हुआ है। घर में दादी और एक नौकर था। मैं और मेरे पापा बाहर थे। मैं उन्हें छोड़ने गई थी कोर्टयार्ड तक, और जब मैं वापस आई तब यहाँ पे अंदर ऑलरेडी 3 लोग थे जो सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे को उन्होंने तोड़ दिए थे, और मेरे आने के उनको पता पड़ा। जब मैंने बेल बजाई तो उनको पता पड़ गया कि कोई आया है, तो उनको एकदम हड़बड़ी में निकलना पड़ा। कोई और रास्ता नहीं मिला उन्हें, क्योंकि ऊपर से वो जा नहीं सकते थे, तो वो नीचे के दरवाजे से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सरिया या किसी चीज़ से दरवाज़ा की खिड़की वो सब तोड़ी, दरवाज़ा खोला और उधर से भाग। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में अलवर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बुधवार रात करीब 10:45 पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। पहले उन्होंने पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में 800 रुपए का पेट्रोल भरवाया। उसके बाद सेल्समैन के साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के डर से जब पेट्रोल कर्मी ऑफिस की तरफ भागा तो बदमाशों ने ऑफिस पर आकर तोड़फोड़ की और गले में रखे करीब 15,000 रुपए से ज्यादा पैसे लेकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाशों ने फिर फायरिंग की, दहशत फैलाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी करवाई और आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।